Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट की यूनिट का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 आपके सिलेबस में मेंशन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि ये एक्ट क्या बोलता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्यों ये एक्ट है जो ये बनाया गया। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स लेने चाहिए उसमें कंट्रीब्यूट करें। आप अपने आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जितने भी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट का पार्ट हैं उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और पोल्यूट होने से बचाना जो है वो आपकी ड्यूटी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर इस एक्ट की स्थापना हुई, इस एक्ट को बनाया गया जिसको कि नाम क्या दिया गया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। साल था 1986। अब इससे जुड़ी हुई आगे और जानकारी देखते हैं। देखो बेटा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि वो सारे एक्ट जो इनैक्ट हुए 1947 के बाद। तो जितने भी एक्ट हमारे 1200 1300 जितने भी एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक वैलिड एक्ट जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजिडी, जो भोपाल में ट्रेजिडी हुई थी, आई होप आपको इसके बारे में मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम हो तो मैं बता देती हूँ आपको ब्रीफली। भोपाल मध्य प्रदेश में एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में 2 एंड 3 दिसंबर 1984, साल देखिए कौन सा है, 1984। इस एक्ट से 2 साल पहले एक बहुत ही भयानक ट्रेजिडी हुई थी जिसमें कि एक गैस जो मिथाइल आइसोसाइनाइट, एक और क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भोपाल ट्रेजिडी में कौन सी गैस रिलीज हुई, आइसोसाइनेट गैस जो है वो एक्सीडेंटली रिलीज हो गई थी और उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी जान गंवाई थी और आज तक वो उसके रेपरकशंस झेल रहे हैं। तो 1984 में जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम के बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लाने को उसको सोचा। किसके अंडर, आर्टिकल 253, याद रखिएगा आर्टिकल 253 के अंदर। Passed in March 1986, which is not relevant for you, जिस साल में पास हुआ, लेकिन जिस साल फोर्स में आया which was 1986, तो precisely the date was 19 November 1986 when this act came into existence by the parliament. Why? Because as a citizen of our country we have a responsibility towards our environment. उसके साथ साथ भोपाल ट्रेजिडी क्योंकि 2 साल पहले ही हुई थी, तो इतने मात्रा में जो पॉल्यूटेड गैस थी, इसने जो बर्बादी की थी या जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत थी, इसीलिए इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया। इसकी हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अब रेलेवेंट बातें इसके बारे में जो आपके लिए पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि इस एक्ट के 26 सेक्शंस हैं, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। 4 चैप्टर्स हैं। हाँ, इन 4 चैप्टर्स में क्या क्या मेंशन किया जाता है वो आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लो एक बार। अच्छा, एक और चीज इससे इंपॉर्टेंट, पहले द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ UNCHE, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए यूनाइटेड नेशंस में स्टॉकहोम में ईयर 1972,
1972 में ये कॉन्फ्रेंस की गई, जैसे कि हमेशा बहुत सारी चीज़ों को लेकर यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो इस चीज़ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर जो है वो प्रपोज हुए। दोज वर 26 प्रिंसिपल्स। तो उन्हीं की लाइट में या उन्हीं प्रिंसिपल्स को जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उन्हीं को ध्यान में रख के इस को नेशनल लेवल पे हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट में इस एक्ट को बनाया गया। तो ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें वहाँ से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें रेकमेंड की थी जो आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। हजार्डियस सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर में नहीं जाने चाहिए, उनके से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देख लेते हैं वो क्या चीजें थी। वो सारी वो चीजें थी, वही मैं जो आपको बता रही हूँ, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हजार्डियस हैं, यानी कि नुकसान देने वाली हैं, और इसके अलावा और लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टीज, इन सब के लिए ही जो पोल्यूटेंट्स या हजार्डियस सब्सटेंस नुकसान करते हैं, उनसे जुड़े हुए वहाँ पे पॉइंट्स थे। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स प्रिसाइसली इसके। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखे हुए हैं, वही पहला, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बेटा ऑब्जेक्टिव्स हर चीज के इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगेन इस तरह से चीजें पूछ लेता है, तो एक बार अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ईपीए के ऑब्जेक्टिव्स, पहला प्रोटेक्शन है एनवायरनमेंट का, इम्प्रूवमेंट है एनवायरनमेंट का, प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स टू ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के लिए जो चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को, हजार्डियस एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ एयर है, क्वालिटी ऑफ वाटर है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना, यानी कि वो अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे घनी आबादी, डेंस पॉपुलेशन वाली एरियाज हैं, या वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो यूज में आ रहे हैं, उनके आसपास से हटा के रिस्ट्रिक्शन रखा जाए, थोड़ा सा सेफ गार्ड किया जाए। हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, जिस तरह से, जिसकी वजह से इस तरह के लीकेज या इस तरह के डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो। एंड सम रिसर्च रिलेटेड टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। देखिए हजार्डियस सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लेड हो गया आपका एनवायरमेंट में, अच्छा कैडमियम हो गया, इट इज कैडमियम, कैडमियम हो गया, और क्या हो गया, इसके अलावा आपका हो गया मिथाइल, मिथाइल भी नहीं, इनफैक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, यस, लेड, कैडमियम, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, बेंजीन, वेरी डेंजरस, बेंजीन हो गया, और कौन कौन से हैं आपके, मर्क्यूरी आप सब जानते हैं, मर्क्यूरी हजार्डियस है, लेड, क्रोमियम, हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, आर्सेनिक एंड मेटल्स। तो इस तरह की बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में आना एनवायरनमेंट में हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर लिविंग क्रिएचर्स के लिए। अगर मैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका, तो देखो सेंट्रल, जनरली लिखा है मैंने, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको जो मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वो देख रही है। फिर उसके बाद इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सम रीजनल ऑफिसर्स, और स्टेट लेवल पे भी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉलोड बाय स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ द वेरियस स्टेट्स एंड रीजनल ऑफिसर्स हैं। अदर्स में सारी वो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल एजेंसी है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम कर रही है। तो ये इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। सेक्शंस, अब जो मैंने आपको बोली थी कि इसके 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं, तो जो 4 चैप्टर्स हैं वो क्या क्या मेंशन करते हैं, वो एक एक जो पंच वर्ड है, जो कैच वर्ड है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लेते हैं हम। देखो चैप्टर 1 में सारी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वाटर पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे हजार्डियस पॉल्यूटेंट्स को लेकर हो, तो कोई भी चीज होगी उसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है सारी चीजों की चैप्टर 1 में इस एक्ट के, जिसके 4 चैप्टर हैं। तो पहले वाले में हो गई प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि शॉर्ट टाइटल, किस डेट से उस चीज को स्टार्ट करना है, डेफिनेशंस चीजों से जुड़ी हुई, सॉरी ये डेफिनेशंस यहाँ नहीं है। चैप्टर 2 जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस चीजों की, और क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन। थर्ड चैप्टर जो है वो आपका बता रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उसके क्या क्या एक्शंस हैं वो थर्ड चैप्टर में है।
और फोर्थ चैप्टर जो है आपका है वो क्या बता रहा है, इट अलाउज गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिसर्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना, वो सारी चीजें फोर्थ चैप्टर में। एंड ऑल्सो क्या क्या डायरेक्शन गवर्नमेंट को फॉलो करनी है, कहाँ पे प्रोहिबिशन करना है चीजों का, कैसे चीजों को रेगुलेट करना है, कैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स देखने हैं, इंडस्ट्रीज को देखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्शन से रिलेटेड वो फोर्थ चैप्टर में मेंशन है। तो ये बाइफर्केशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। 26 सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। EPA अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी नेशन वाइड चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए जो गाइडलाइंस हैं या एनफोर्समेंट्स हैं वो कुछ एरियाज में जो है वो अप्लाई नहीं होते इंडिया के। अब वो कौन से एरिया हैं, वो दून वैली इन उत्तराखंड, अरावली रीजन्स इन अलवर राजस्थान, कोस्टल जोन्स एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। इन 4-5 अरावली से रिलेटेड जोन जो है राजस्थान की, उत्तराखंड में दून से रिलेटेड जो दून वैली है, बिकॉज दे आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेसेस, दे आर हॉटस्पॉट्स ऑफ वेरियस, जिनको बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की, लिविंग क्रिएचर्स की, प्लांट्स की, फ्लोरा फौना, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ के इस एक्ट से जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पे एनफोर्स नहीं हो सकती, तो इन एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज कहा जाता है। नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कोस्टल एरियाज कुछ, और राजस्थान में ये जो अलवर अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके आसपास का एरिया, दून वैली, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कुछ और हैं, ये सब चीजें इसकी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आती हैं। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस जो इस एक्ट में रजिस्टर हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर, वो एक बार आप लोग जरूर देख के जाइएगा। इन स्लाइड्स में मैंने लिखा है, इनको बाद में भी आप एक बार देखिएगा। एनवायरमेंट का मतलब, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स का मतलब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वही है जो बेसिक मतलब है, बट इसमें डेफिनेशंस रजिस्टर्ड है। तो एनवायरमेंट ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं एनवायरमेंट जिसमें कि वाटर, एयर, लैंड और उन सबका आपस में इंटरडिपेंडेंस, अपना रिलेशन जो है ह्यूमन बीइंग का दूसरे क्रिएचर्स के साथ, प्लांट्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो ये सारी चीजें, इनफैक्ट प्रॉपर्टी, इनफैक्ट इतने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें जो इंडिया में, वो सारी ही मॉन्यूमेंट्स, हाउसिंग कॉलोनीज से लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट्स तक, इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशन है वो हमारा एनवायरमेंट है, और उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इस एक्ट की गाइडलाइंस के थ्रू। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स क्या है, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, देखो गैसेस मैंने आपसे नहीं डिस्कस की थी, ये सारी गैसेस के अलावा सॉलिड और सेमी सॉलिड पार्टिकल्स थे जो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना जिससे कि क्या हो, लिविंग बीइंग को कोई भी तरह की इंजरी हो या खतरा हो, तो उन्हें बोला जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। हैंडलिंग और ऑक्यूपायर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मेंशन किए हैं। पहले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और हजार्डियस सब्सटेंस देख लेते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का एनवायरमेंट में प्रेजेंट होना इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हजार्डियस सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस जिनकी प्रिपरेशन या जिनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिस फॉर्म में वो होते हैं, आप हर सारे एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, तो जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसी भी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग को हार्म कर रही है, किसी भी प्लांट को हार्म कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किसी प्रॉपर्टी को हार्म कर रही है, तो वो क्या हो जाते हैं, हजार्डियस सब्सटेंस इस डेफिनेशन के हिसाब से। ऑक्यूपायर क्या है, ऑक्यूपायर्स वो फैक्ट्रीज और प्रीमाइसेस हैं, या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है जिसका कंट्रोल है इन चीजों के ऊपर, यानी कि उसने ये चीज कर, वो इन चीजों के पीछे जिम्मेदार है, यानी कि उसकी फैक्ट्री से ऐसा पोल्यूशन हो रहा है या उसके इंस्टीट्यूट से हो रहा है, या फिर वो खुद ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं जिनसे कि ये चीजें हो रही हैं, वो हो गया ऑक्यूपायर। और हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ, any substance which is in the relation of being manufactured, processed, collected, used, offered for sale or like of such substance, उन खतरनाक चीजों को हैंडल करना, जहां पर बन रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, तो वो हो गई हैंडलिंग इन चीजों से जुड़ी हुई। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं एक बार, क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल, वाटर ऑफ वेरियस एरियाज एंड पर्पसेस ऑफ एनवायरमेंट, सबका क्वालिटी स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स, एयर की प्योरिटी की क्वालिटी, वाटर की, सॉइल की कंटेमिनेशन का जो लेवल है वो सब मेंटेन्ड होने चाहिए, सबके लेवल्स जो हैं वो स्पेसिफाइड है। द स्टैंडर्ड सेटअप टू नो अबाउट द लिमिट्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे या जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, हर चीज़ की, हर गैस के एमिशन की लिमिट स्टैंडर्ड है, मेंटेन है पहले से, उससे ऊपर नीचे नहीं जाना है। हजार्डियस सब्सटेंस को लेकर जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स सेफ्टी के लिए फॉलो करे जाने उन सबको रिलीजियसली फॉलो करना है। रिस्ट्रिक्शंस है, जहां पर की आबादी वाले एरिया है वहां पे ये चीजें नहीं हो सकती हैं। और क्या है, द प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच एक्सीडेंट्स, अगर बाई चांस ऐसे एक्सीडेंट्स जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लीड कर सकते हैं, जो उसकी सेफगार्ड्स, उसके प्रोसीजर्स, उसके मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, उसके रेमेडीज जो है वो बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए। एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रोजेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ऐसी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को लेकर प्रोहिबिशन होना चाहिए। एक स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए जहां पर ही ये हो जो कि लोकल आबादी से दूर हो, जहां पर पोल्यूशन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स या प्लांट स्पीशीज और इंस्टीट्यूशंस पर पहुंचने में क्या हो, दूरी हो, उससे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके हो। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप एक बार देख सकते हैं रफली। तो ये था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे दोबारा देखकर ब्रश अप कर लीजिएगा, आई एम श्योर उसके बाद आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।